स्किन इंडस्ट्री डर का बिजनेस है। हर कंपनी को ये मालूम है मार्केट में कि पहले डराना है, तो फिर लोग डर के मारे फिर ट्रीटमेंट में मेडिसिन लेंगे। स्किन केयर के लिए फेस क्रीम यूज करते हैं, क्या इम्पैक्ट है उसका? पर स्किन डॉक्टर स्पेशलिस्ट आपको अगर नहीं देते हैं, आप खुद से अगर मेडिसिन परचेज करते हैं, वो 90% चीज़ें जो है वो हानिकारक होती है। फल्ला सुगंध का तेल है, ये फल्ला गंध लेके आता है, वो बोल रहे हैं भैया तुम गंजे हो गए हो, अब हम तुमको भैया ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तेल का हेयर में बहुत ज़्यादा रोल नहीं, टेंशन है, एंजाइटी है, वो हमारे हेयर फॉल को बहुत बढ़ा रहा है। तो जो सन स्क्रीन कह के बाजार में कंपनियां सन स्क्रीन लोशन बेच रही है, उसकी क्या सच्चाई है? सन स्क्रीन सर एक बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है। अगर 50 SPF वो लोग क्लेम कर रहे थे सर, जब वो लैब में गया, किसी का 5, किसी का 3, किसी का 3.5 SPF था, क्योंकि ऐसा दिमाग में पॉइजन डाला गया है कि आप अगर सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे आप काले हो जाएंगे। और आज की बात बता रहा हूँ सर, आज एक पेशेंट मेरे पास आई है, सुबह ब्लीच करा के आई थी फेस सर, और इसका स्किन डैमेज हो चुका है। 15 दिन के बाद उसको एक शादी में जानी है। अभी सर एक नया वर्ड आया हुआ है, इसको कहते हैं कोरियन ग्लास स्किन। अब मेरे पास पेशेंट आती हैं तो सर मुझे कोरियन की तरह स्किन हो जाना चाहिए। लोग बोलते हैं कि शरीर में गर्मी होने की वजह से मुहासे आते हैं, क्या सच्चाई है? सर हमारे फेस में 3 पार्ट होता है, अपर फेस, मिड फेस, लोअर फेस, ठीक है सर। अपर फेस में जनरली पिंपल्स उनको होते हैं, बीच में अगर जिनको होता है पिंपल्स सर, वो उनको होता है। लेजर ट्रीटमेंट और केमिकल पिल ओवर यूज्ड हो रहा है आज की डेट में। जो लेजर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बहुत फैंसी नाम है, बहुत फैंसी वर्ड है। हम लोग को लगता है कि सब दुखों का एक ही रामबाण है लेजर ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है। 3 स्किन केयर रूल्स जो आप चाहते हैं कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए। स्किन रूल्स नंबर 1, 500 रुपये में बेस्ट स्किन केयर रूटीन क्या हो सकता है? नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे। और आज के दौर में जब इंटरनेट फ्री है और हर किसी के हाथ में एक स्मार्ट डिवाइस है, तो हम चेहरा ज़्यादा देखते हैं या स्क्रीन, ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। अक्सर जब मैं युवा था मतलब हम लोग जब 15, 16 साल, 18 साल, 22 साल की उम्र में थे, तो हम मिरर रखते थे और अपने चेहरे को आईने में देखते थे। और आज का दौर है जब हम स्क्रीन को स्क्रॉल कर करके दूसरों की चेहरा देखते हैं और फिल्टर लगा के अपने लिए इंस्टाग्राम पे एक रील बनाते हैं। सोचा क्यों नहीं इसी चेहरे और रील के ऊपर एक बात की जाए कि क्या हम आज उतने सीरियस हैं अपने स्किन को लेके? क्या एक्ने जो अपने चेहरे पे है, एक्ने मतलब मुहासे जो चेहरे पे होते हैं, क्या कोई ऐसा क्रीम बना इस दुनिया में जो उस मुहासों को ख़त्म कर दे, उस एक्ने को ख़त्म कर दे? क्या हमारा फ़िल्टर, इंस्टाग्राम का और मोबाइल का फ़िल्टर, कोई क्रीम दे सकता है? ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्या डर से चल रही है या ये सच में इलाज करती है? आजकल एक नया वर्ड है कि हम आपके स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने सोचा क्यों नहीं एक एक्सपर्ट को बुलाया जाए और बात की जाए कि स्किन ट्रीटमेंट में चुनौतियां क्या है, सच्चाई क्या है, और क्या इन्फ्लुएंसर से हम इम्प्रेस्ड हैं या सच में डॉक्टर की भी सलाह मैटर करती है। आइए समय बर्बाद के बिना हम स्वागत करते हैं आज के पॉडकास्ट में डॉक्टर अभिषेक का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं? पहले आप ये बताएं। बहुत अच्छे हैं सर। पहला सवाल ही यहीं से हम शुरू करेंगे बिना समय का जाया किए हुए कि स्किन इंडस्ट्री डर का बिजनेस है या सच में जो क्रीम बाजार में बिक रही है वो फायदेमंद होती है? सर थैंक यू, मैं यहाँ आया। पहली बात कि सर डर की तो बिजनेस है। अभी का जो मार्केटिंग जो चल रही है ये पूरी तरह से डर का बिजनेस है। हर कंपनी को ये मालूम है मार्केट में कि पहले डराना है, तो फिर लोग डर के मारे फिर ट्रीटमेंट में मेडिसिन लेंगे। लेकिन यहाँ समस्या ये है क्या वो एक डॉक्टर से ले रहे हैं या वो एक किसी इन्फ्लुएंसर से समझ करके ले रहे हैं, ये डिफरेंस है सर। सबसे पहले आप एक छोटी सी परिचय ही हमारे ऑडियंस को दे दें, ऐसा नहीं लोग समझे कि डॉक्टर के नाम पे हम भी किसी इन्फ्लुएंसर को बैठा के कोई ज्ञान वाचन तो नहीं करवा रहे हैं। जी हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक प्रकाश और मेरे क्लिनिक का नाम है प्रकाश स्किन एंड हेयर क्लिनिक। मैंने अपनी MBBS एंड PG यहाँ से रिम्स से ही मैंने की विथ गोल्ड मेडल, और इसके बाद मैंने
फेलोशिप किया सूरत से। अभी मैं रांची का पहला डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ जो 2 क्लिनिक मैं कर रहा हूँ, एंड आई एम ए क्वालिफाइड डर्मेटोसर्जन टू। क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्रैकोलॉजिस्ट एज वेल एज डर्मेटोसर्जन। मैं डर्मेटोसर्जरी भी करता हूँ। हिंदी में थोड़ा समझाइए ऑडियंस को, ये सब का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैं एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ, हेयर बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, केश रोग विशेषज्ञ हूँ, नाखून रोग विशेषज्ञ हूँ, और साथ में मैं एक डर्मेटो सर्जरी, स्किन की सर्जरी भी मैं करता हूँ। क्या बात है! चर्म रोग, स्किन, बाल, सब कुछ का डॉक्टर साहब ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन चलिए, आपके ज्ञान से हम अपने खुद को भी, अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाएंगे, और हम चाहेंगे हमारे ऑडियंस जो हैं वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो। पहला सवाल हम ये बताइए कि जो आजकल 90% लोग स्किन केयर के लिए फेस क्रीम यूज करते हैं, क्या इम्पैक्ट है उसका? सर, ये देखना होगा कि वो स्किन क्रीम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्या वो किसी ट्रीटमेंट के लिए वो क्रीम यूज़ कर रहे हैं, या सिर्फ गोरे होने की क्रीम जो आजकल मार्केट में चल रही है इसके लिए यूज़ कर रहे हैं? गोरे ही होने के लिए, मोस्टली हम लोग तो गोरे होने के लिए कौन कौन सा क्रीम यूज़ कर रहे हैं? 90% जो चीज़ें होती है, जो अगर डॉक्टर, स्किन डॉक्टर, स्पेशलिस्ट आपको अगर नहीं देते हैं, आप खुद से अगर मेडिसिन परचेज करते हैं, क्रीम लेते हैं, वो 90% चीज़ें जो है वो हानिकारक होती हैं। एक मिनट में रुकूंगा, मेडिसिन या क्रीम? मेडिसिन नहीं बात कर रहा हूँ, क्रीम की बात कर रहा हूँ। सर, 80% क्रीम जो होती है वो बस आपको एक फाउंडेशन इफेक्ट देती है, और उसमें बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें मिली होती है जो ओवर द टाइम, समय के साथ साथ आपके स्किन को और ख़राब करती है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तो हम जो रील देख के क्रीम खरीद लेते हैं कि इस क्रीम से ये फ़ायदा है, इस क्रीम से ये फ़ायदा है, उसकी क्या सच्चाई है? सर, मैं अपने अनुभव में देखता हूँ कि मुझे प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो रील से, इंस्टाग्राम से देख करके अपनी स्किन को ख़राब करके, तब फाइनली जब नहीं कुछ समझ में आता है, फिर मेरे पास आते हैं, सर अब मेरी स्किन को बचा लीजिए। इसका मतलब स्किन काफ़ी ख़राब हो चुका है। अच्छा, बिल्कुल। क्या फेयरनेस क्रीम आज भी भारत में जो बिक रही है वो हमारे इस गुण का फ़ायदा उठाती है जिसमें हम इनसिक्योर्ड फील करते हैं अपने आप के अंदर? सर, सबसे पहली बात कि जो कंपनी है वो इस चीज़ को भांप चुकी थी पहले ही कि हमारे देश में रंग को लेकर के, सुंदरता को लेकर के, खासकर रंग को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में एक आत्मविश्वास की कमी है। इस चीज़ को, इस दुखती रगों को पर उसने हाथ रखा और इस चीज़ को और भुनाया, इस चीज़ को और ग्लोरीफाई किया, बढ़ा चढ़ा किया कि आप सही में सुंदर नहीं हैं। सबसे पहले ये आपके मन में ये पॉइजन डाल दिया जाए कि आप सुंदर नहीं हैं, फिर आप परेशान होकर के बोलेंगे कि हम क्या करें कि हम सुंदर हो जाए। फिर वहाँ से उनकी मार्केटिंग स्टार्ट होती है। सर नहीं, जब हम जवान थे, वो शुरुआत हमने यहीं से किया था। हमारे ज़माने में तेल खूब बिका कि ये फलना सुगंध का तेल है, ये फलना गंध लेके आता है, और आज जब 20 साल बाद वो बोल रहे हैं भैया तुम गंजे हो गए हो, अब हम तुमको भैया ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो क्या ये तेल जो हम लगाते थे उनका इम्पैक्ट है? सर, मेडिकली मैं ये बोलूँ कि तेल का, एलोपैथी में तेल का हेयर में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अच्छा, है ना। हालांकि ऐसा देखा गया है कि जो गांव में लोग सरसों तेल लगाते थे या इस तरह की चीज़ लगाते थे, उनका बाल बहुत स्वस्थ रहता था। लेकिन टेक्निकली जो आजकल के लोगों में हेयर का जो लॉस हो रहा है वो मेनली जेनेटिक होता है, जेनेटिक कंडीशन के कारण होता है। और सेकंड में हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खाना पीना जो गड़बड़ है, स्लीप साइकिल गड़बड़ है, टेंशन है, एंजाइटी है, वो हमारे हेयर फॉल को बहुत बढ़ा रहा है। अच्छा, तो लाइफ स्टाइल और साथ में हमारा जो खाना पीना है वो गड़बड़ है, इसीलिए, और जेनेटिक, ये दोनों मिलकर हमारा सर हेयर को हमारे लॉस हो रहा है। तेल का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। तो क्रीम का फिर चेहरे पे कैसे रोल है? सर, क्रीम का सर वो एक तरह का वो पॉलिशिंग का काम करता है, वो स्किन में वो मेडिसिन की तरह काम नहीं करता। अच्छा, बस वो स्किन के ऊपर आप समझ सकते हैं कंसीलर का काम करता है। जो खराब चीजें, धब्बे हैं, उसके ऊपर एक फाउंडेशन इफेक्ट आ जाता है, तो हमको आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए वो चीज छुप जाता है, तो हमको लगता है कि हम सुंदर दिख रहे हैं वो 1 घंटे के लिए। तो जो सन स्क्रीन कह के बाजार में कंपनियां सन स्क्रीन लोशन बेच रही है, उसकी क्या सच्चाई है? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सनस्क्रीन सर एक बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है मेरे ख्याल से। हालांकि मैं एज ए डॉक्टर मैं खुद भी सनस्क्रीन लिखता हूँ। सनस्क्रीन हमेशा से एक डॉक्टर, आप 2 कंट्रोवर्शियल लाइन बोल दिए, इसलिए मैं इसी कंट्रोवर्शियल लाइन को मैं भी बता रहा हूँ। सर, सनस्क्रीन सर
जो एक डॉक्टर के द्वारा ही लिया हुआ प्रिस्क्राइब किया हुआ सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी एक रिसर्च हुआ था जिसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसको ओवर द काउंटर मेडिसिन कहते हैं या कंपनी है, वो लोग अपने सनस्क्रीन को बेच रहे हैं ये कह के कि 50 SPF है, PA++ है, और लोग एकदम उस कैट रेस में फंसे हुए हैं कि मुझे 50 नहीं है, मुझे 60 SPF चाहिए, 60 70 SPF चाहिए। और जब उन पर जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि जो 10 टॉप इंडिया की कंपनी है जो अपना मार्केटिंग कर रही है, 10 में से 10 में से किसी का भी 50 SPF नहीं था। अच्छा। अगर 50 SPF वो लोग क्लेम कर रहे थे सर, जब वो लैब में गया किसी का 5, किसी का 3, किसी का 3.5 SPF था। तो लोग इस तरह से परेशान और इस तरह से लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं मार्केटिंग के थ्रू। SPF क्या होता है, थोड़ा दर्शक को एकदम डिटेल्स में बताइएगा। देखिए सर, SPF का मतलब है कि आपका जो रेज है हमारे पास, वो रेज कितना फिल्टर हो रहा है। क्योंकि सर ऐसा देखा गया है कि जो जिसे इसका एक पैमाना है, एक 30 SPF to 50 SPF कहा जाता है कि 30 SPF इंडिया में 95% हमारे रेज को वो ब्लॉक कर देता है। अच्छा। और जब हम लोग बढ़ते हैं तो 40 SPF, 50 SPF में 99% हमारे रेज जो है वो ब्लॉक हो जाती है। लेकिन मेरा ये कहना है सर कि सनस्क्रीन उनको लगाना चाहिए, खासकर जो इनका बहुत ज़्यादा धूप का काम है। और अगर हम लोग घर पे हैं और बहुत ज़्यादा धूप नहीं है तो हम लोग 30 SPF 40 SPF काफ़ी होता है सर। और लोग अभी यहाँ पे बोल रहे सर मेरे को 80 SPF चाहिए, 100 SPF चाहिए, क्योंकि ऐसा दिमाग में पॉइजन डाला गया है कि आप अगर सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे आप काले हो जाएंगे। और उस सनस्क्रीन को लगाने से जो डॉक्टर नहीं लिख रहा आप खुद से ले रहे हैं, उस सनस्क्रीन को लगाने के बाद आपके चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, आपका चेहरा खराब हो रहा है, आपके स्किन पे रिएक्शन हो रहे हैं। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि ये सनस्क्रीन की गलती है या मेरा स्किन खराब है, क्या वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास आते हैं। तो सनस्क्रीन का एक रोल तभी है सर जब आपको जरूरत है, आप बहुत धूप में जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका वर्क है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा आपका, धूप है और अभी गर्मी का मौसम आने वाला है तो ऑब्वियस है कि धूप बहुत कड़ाके की होगी। और डॉक्टर साहब का एडवाइस है कि आप SPF का ध्यान रखिए। अब एक बात बताइए, जैसा कि आपने बताया है कि 30, 40, 50 लैब में सब फेल हो गया SPF, एक आम आदमी कैसे जाने कि भैया ये जो क्रीम मैं लगा रहा हूँ ये 30 SPF है, 40 है या फिर 2 और 3 है? इसीलिए सर मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप ये जानें कि आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत है कि नहीं, पहला क्वेश्चन। अगर है सनस्क्रीन की ज़रूरत तो कितने SPF की ज़रूरत है। अगर सनस्क्रीन जो है वो आपका चेहरा ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, उसके अनुसार आपको आपके सनस्क्रीन को चुनना होगा। ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज होता है। जो ड्राई स्किन होता है उसमें ऐसा सनस्क्रीन होना चाहिए जो आपकी स्किन को मॉइस्ट भी करे। इसका चुनाव, आप तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। इसका चुनाव और सर इसके बारे में सलाह एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ही दे सकता है। जब वो आपको फिजिकली आपके स्किन को वो एग्जामिन करता है, स्किन का परीक्षण करता है, वो समझता है और उसके अनुसार एक सनस्क्रीन को वो चुनता है आपके लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सर, जो देखते हैं टीवी में या एड में, वो एक जनरलाइज्ड प्रोडक्ट होता है, सामान्य लोगों के लिए होता है, वो आपके लिए नहीं बना हुआ है, वो सबके लिए बना हुआ है, इसीलिए वो सब पर काम नहीं करता सर। अच्छा, जो हम जाते हैं सैलून और वहाँ पे अपना हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं, तो वो भी तो सजेस्ट कर देता है कि ये वाला मेरा क्रीम ले लीजिए, देखिए अमेरिका से बन के आया है और फलना चिलना ढकना इसमें ठीक हो जाता है। सर अगर वो लोग इतने सक्सेसफुल है, उनकी बातें इतनी सही होती सर, तो पेशेंट हमारे पास क्यों आते दिखाने के लिए फिर? ये भी तो क्वेश्चन है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑल जो सैलून वाले लोग हैं, मैं उनका वो नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जो ज्ञान है वो एक सीमित है ना। उनकी ज्ञान माननी चाहिए कि नहीं, एकदम लेमन लैंग्वेज में। मैं बोलूंगा सर उनको एज ए ट्रीटमेंट के लिए आप वहाँ ना जाएं। आप अपने जो एक्सटर्नल ब्यूटिफिकेशन में जा सकते हैं, बाल कटवाने जाएं, नाखून बनवाने जाएं या लेकिन ट्रीटमेंट के लिए कि अगर आपके चेहरे में छाई है, दाग है और मैं वहाँ जाऊं और वो मुझे या चेहरे में कालापन डिटेन कर दे, वो ऐसा नहीं होता है सर। तो जो डिटेन करके जो लोग जो बेचते हैं उसका क्या सच्चाई है? कुछ काम नहीं करता है सर।
क्या बात करते हैं, मेरे को बोलते हैं भैया ये काला हो गया, डिटेन कर देता हूँ। सर ऐसा है कि आप जब मैं एमबीबीएस में था तो मैं भी बहुत डिटेन करवाता था, सच है लड़कियों को देख के। हाँ तो कोई पार्टी होता था तो उस वक्त यंग ब्लड थे, लगता था कि और अच्छे दिखें, तो उस दौर से हर कोई गुजरा, आप भी गुजरे सर। तो होता था क्या कि सर जब आपके चेहरे पे बहुत तरह की चीजें लगाई जाएंगी, है ना, कोई क्रीम लगा रहे हैं, मसाज हो रहा है, ये हो रहा है, तो एक ना गुडी फील होता है हम लोग को, अच्छा फील होता है, अरे कुछ हुआ है मेरे साथ, मैंने 50 रुपया दिया तो मेरा कुछ अच्छा लग रहा है। वो जो गुडी फील है ना सर, वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा रहता है, इसका फिर धीरे धीरे चला जाता है। तो वो एक सर टेम्पररी, आपको एक कह सकते हैं टेम्पररी आपका इफेक्ट दे सकता है वो, बट वो ट्रीटमेंट नहीं है सर। हालांकि वो आपके स्किन को डैमेज कर सकता है। अच्छा। और आज की बात बता रहा हूँ सर, आज एक पेशेंट मेरे पास आई है, सुबह ब्लीच करा के आई थी फेस सर, और इसका स्किन डैमेज हो चुका है। 15 दिन के बाद उसको एक शादी में जानी है। वो परेशान है सर कि 15 दिन के बाद एक मेरे घर में शादी है सर, मैं ब्लीच कराई हूँ, स्किन डैमेज है, मैं अब क्या करूँ, मुझे किसी तरह से कम से कम वहाँ पर मैं जा पाऊँ, ऐसा बना दो आप। ब्लीच से क्या इम्पैक्ट होता है सर? ब्लीच जो भी चीज़ें हैं ना, पहली बात की जो भी सैलून में लोग जो कराते हैं ना, वो सर आप बस टेम्प्रोरी के लिए जाएं, लेकिन क्या होता है सर कि उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है, उसके जो तत्व हैं जो वो उसमें डाला हुआ रहता है, वो ना सैलून वाले को मालूम है और ना कस्टमर को मालूम है। बस यही मालूम है गोल्ड नाम है, एक बड़ा फैंसी गोल्ड है, ये है वो है, उसकी इंग्रेडिएंट नहीं मालूम होने के कारण आपकी स्किन को अक्सर वो डैमेज करता है। वो आपकी स्किन को बहुत बार बर्न कर देता है। अच्छा। मेरे पास पेशेंट कितने आते हैं जो वैक्सीन करा के बर्न करके आते हैं स्किन को। तो बेटर है कि सर अगर आपको फेशियल ही कराना है तो एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग भी फेशियल स्टार्ट कर दिए। अच्छा। मजबूरी बस, दैट इज कॉल्ड मेडिफेशियल। अच्छा। क्योंकि अब पेशेंट बोलते सर मैं कान पकड़ती हूँ, मैं अब फेशियल नहीं कराऊंगी, मेरे को ये हो गया वो हो गया। आप डॉक्टर हो, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हो, आप मेरा स्किन जानते हो, आप ही मेरा एक फेशियल कर दो। तो सर एक ये नया वर्ड स्टार्ट हुआ, मेडिफेशियल। अच्छा। एक ऐसा फेशियल जो एक स्किन स्पेशलिस्ट ही आपको स्किन को देख कर करते हैं। और उसके चार्जेस क्या होते हैं कंपैरेटिव टू सैलून? कंपेरेटिव सैलून सर देखिए, जितना सैलून का होता है मोर एंड लेस उतना ही रहता है सर। अच्छा। मतलब सैलून भी हो सकता है। क्या बात है, फिर तो डॉक्टर के पास लोगों को जाना चाहिए। हाँ, ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है। तो आप लोग अवेयरनेस के लिए क्यों नहीं करते, काम करते? अरे IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसको तो काम करना चाहिए इसके ऊपर। हाँ, ये अवेयरनेस सर, ये जो अवेयरनेस है ना सर, ये डिजिटल जो भी हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बहुत मुहिम चलाना ही होगा। हम लोग अक्सर बीच बीच में हम लोग ऐसा मुहिम चलाते रहते हैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट कि आप बचें ऐसे इन सब चीज़ों से जो आपकी स्किन खराब करे। लोग नहीं समझते से, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस सभी लोगों का सोशल मीडिया का कि नहीं समझ, हमारी बातें कहीं दब जाती हैं सर कहीं ना कहीं। हमारे पिछली पॉडकास्ट में अरुण ऋषि जी आए थे सर, वो बोले कि भैया ये बाजार जो है ना, ये पहले आपको आपका बाल काला करने का उपाय बेचा, पहले बाल काला करने के नाम पे जो बेचा, फिर बाल आप गंजे हो गए, जब गंजा हो गया तो बाल उगाने लगाने का उपाय बेचा। करेक्ट। और आप बाजार में सॉल्यूशन खोजने जा रहे हैं, जबकि बाजार आपको एज ए प्रोडक्ट ट्रीट कर रहा है। करेक्ट। क्या सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है सर। पहली बात कि आप ये सोचें कि क्या आप को सही में प्रॉब्लम है कि नहीं। देखिए पहली बात क्या है सर, लोग बोलते हैं कि हमारा हेयर लाइन पीछे जा रहा है, हम गंजे हो रहे हैं। मान लीजिए, क्या आज से 20 साल 25 साल पहले लोग इतना ज़्यादा इसको लेकर परेशान होते थे? नहीं होते थे। अब क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप अगर परेशान होंगे तो आपको लगेगा कि हम बीमार हैं, हमको लगेगा कि हम खराब हैं, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं सर। हम इतने ज़्यादा सोशल मीडिया में लोगों को देख रहे हैं ना। अभी जैसे एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं इतर बात कर रहा हूँ, अभी सर एक नया वर्ड आया हुआ है, इसको कहते हैं कोरियन ग्लास स्किन। अच्छा, कोरियन। अब क्या सर, कोरियन लोगों के इतना ज़्यादा उनके जो ड्रामाज हैं उसका इतना इफेक्ट हो गया है कि उनका स्किन, उनका तो जेनेटिकली वैसा स्किन है। अब मेरे पास पेशेंट आती हैं तो सर मुझे कोरियन की तरह स्किन हो जाना चाहिए, दैट इज कोरियन ग्लास स्किन। ऐसे पेशेंट आते हैं आपके? आते हैं। अब इसको सर, इस चीज़ के नाम पर अभी मार्केटिंग ऐसा तगड़ा हो गया है कि इतने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट से आपका स्किन कोरियन ग्लास स्किन हो जाएगा। तो आप सोचिए कितने लोग परेशान है कंपेयर कर करके। तो सर वैसे में वो आपको शिकार बनाते हैं और हम बहुत इजीली शिकार बन जाते हैं। इसीलिए सर एक क्वालिफाइड जो भी उसके एक्सपर्ट उनके पास जाएं और समझें कि सही में मुझे जरूरत है भी कि नहीं। क्या मैं हेयरलाइन इस एज के अनुसार, जैसे एग्जांपल सर जो आपका एज है, जैसे एज ए मैडम आपको मैं देख रहा हूँ, तो मैं आप बोल रहा हूँ आपके एज के अनुसार अभी आपका जो हेयर लाइन है या आपका जो हेयर है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है। इससे ज्यादा अगर होगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो एबनॉर्मल दिखेगा।
लेकिन अगर आपसे इसको कंपेयर करेंगे किसी उसमें, तो आपको लगेगा नहीं मेरा बाल कम है, तो ये कौन बताएगा? ये आपको एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। अच्छा, जो मुहासे आते हैं, मुहासे एक्ने को मुहासे कहते हैं हिंदी में, लोग बोलते हैं कि शरीर में गर्मी होने की वजह से मुहासे आते हैं, क्या सच्चाई है? कुछ सच्चाई तो है सर उसमें। अच्छा। शरीर का गर्मी नहीं, लोग बोलते हैं, हम लोग सुनते थे पेट की गर्मी। सर जो एक्ने है वो हमारे ऑयली स्किन वाले को ज़्यादा होता है। बहुत एक्ने एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चीज़ है। मैं मोटा मोटी आपको बातें बताता हूँ। एक्ने सर हमारे फेस में 3 पार्ट होता है, अपर फेस, मिड फेस, लोअर फेस, ठीक है सर। अपर फेस में जनरली पिंपल्स उनको होते हैं जिनका बाल बहुत ग्रीजी है, डैंड्रफ बहुत होते हैं, या जिनको कुछ तेल वेल रात में तेल लगा के सोने की आदत है। तो वो तेल क्या होता है सर, हमारे स्कैल्प में लगता है रात में सोने के बाद, या डैंड्रफ हमारे स्कैल्प में लगता है, तो उसको छोटे छोटे पिंपल्स आते हैं। एक तो वो कारण है सर। बहुत लोगों के चिक्स पे पिंपल्स आते हैं, वो हमारा ऑयल ग्लैंड्स बहुत एक्टिव है। पिंपल्स जनरली 13 से 30 साल के बीच में होता है। जब हमारा प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तब से लेकर 30 साल तक मैक्सिमम होता है। बीच में अगर जिनको होता है पिंपल्स सर, वो उनको होता है जो कॉस्मेटिक यूज़ बहुत करते हैं। आज ये कल वो, कल परसों वो, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आज एलोवेरा तोड़ कर लगा लिए, कभी बेसन रात में लगा लिए, है ना, उनको यहाँ पे पिंपल्स बहुत आते हैं सर। और अगर किन्हीं को अगर लोअर पार्ट में, फेस के लोअर पार्ट में पिंपल्स आ रहा है, वो हार्मोन से होता है। अगर आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम, कोई फीमेल पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीरियड्स गड़बड़ है, उनको यहाँ पे पिंपल्स आते हैं सर, है ना। लेकिन अगर आप मार्केट के क्रीम को लगाएंगे तो आपके पिंपल्स बढ़ने का जो रेट है वो 2 टाइम्स to 3 टाइम्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसमें सर एक चीज़ जोड़ूंगा, सबसे बड़ा जो कारण है ना, सबसे बड़ा कारण पिंपल्स आने का अभी के यूथ में, हम लोग सर सुंदर होने का जो क्रीम मार्केट से लगाते हैं, छाई हटाने के लिए, काला गोरा होने के लिए, उसमें मैक्सिमम स्टेरॉइड होता है सर। क्या होता है? स्टेरॉइड। अच्छा। अब ये स्टेरॉइड जो है ना, गोरा आप जब लगाते हैं थोड़ा सा आपको इंस्टेंट थोड़ा सा गोरापन दिखता है, लेकिन स्टेरॉइड कितने साइड इफेक्ट्स है ना कि आपके वो एक समय के बाद आपके चेहरे पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं उसके बाद। अच्छा। बहुत साइड इफेक्ट्स है, लोग लगा रहे हैं। ओके, एक चीज़ और एक्ने से के लिए बोलते हैं, मुहासों के लिए, कि अगर पेट गर्म है, मतलब स्पाइसी चीज़ आप ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मसाले खाते हैं, तो भी मुहासे आते हैं, क्या सच्चाई? हाँ, ये सच्चाई है सर। कोरिलेशन तो है सर, उसका दोनों का संबंध है, पारस्परिक संबंध है हमारे गट से, क्योंकि हमारा जो शरीर बना है वो कहीं ना कहीं गट जो है वो सब कुछ उसमें से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कहते हैं सर, अगर ऑयली फूड कोई ज़्यादा खाए, चेहरा अगर ऑयली है, ऑयली फूड ज़्यादा खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग ज़्यादा लें, और अगर मीठा ज़्यादा खाएं तो हमारे एक्ने बढ़ जाते हैं। स्पाइसी फूड, मैक्सिमम पेशेंट मेरे पास आते हैं सर। आज न्यू ईयर का पार्टी मैंने बनाया, आपने दवाई दिया, मैं ठीक हो गया था। न्यू ईयर का पार्टी के दिन मैंने पार्टी किया 2 दिन और फिर पिंपल्स आ गए। तो फूड का सर रिलेशन है, स्पाइसी फूड का रिलेशन है सर एक्ने से। अच्छा, सपोज कीजिए कि किसी के एक्ने हैं, मुहासे हैं जी, तो कोई ऐसा इजी ट्रीटमेंट बताइए जो वो घर से भी करके खुद को या लाइफस्टाइल सुधार के वो उसको कंट्रोल कर सकता है। सर एक्ने, अगर थोड़ा बहुत एक्ने आ रहा है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा एक्ने नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अगर एक्ने है तो आप ये देखें, ऑयली फेस, मैक्सिमम ऑयली फेस में होता है। तो आप कुछ जैसे आप चेहरे पर बहुत ऑयली चीज़ें नहीं लगाएं, कोई बहुत थिक मॉइस्चराइजर नहीं लगाएं, एकदम पतला मॉइस्चराइजर लगाएं, तो आपको पिंपल्स कम आएंगे। दूसरा चीज़ है सर कि कभी पिंपल्स होता है, उसको बहुत ज़्यादा उसको रगड़ना नहीं है, तो और पिंपल्स बढ़ जाते हैं उससे। आप कोशिश करें पिंपल्स में नाखून नहीं लगाएं, उसको दबाएं नहीं, तो वो दाग और गड्ढे बन जाते हैं। और अपने फूड को, जो हम लोग बात किए, फूड में अगर आप ऑयली फूड कम खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स कम खाएं, तो पिंपल्स कम आते हैं सर। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट से भी पिंपल्स बढ़ जाते हैं? पिंपल्स बढ़ते हैं सर। चॉकलेट्स हो गए सर। लोग बाग बोलते हैं कि नारियल पानी पीने से पिंपल्स घटते हैं। हाँ, ये लोग कहते हैं सर, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा कोई साइंटिफिक डाटा मेरे पास नहीं है सर इसके। नहीं है। ओके, होमली कुछ ट्रीटमेंट बताइए जिससे कि घर में लोग बोलते हैं कि मलाई लगा लेने से, दूध का कच्चा दूध लगाने से भी चेहरे पे वो ग्लो आता है स्किन में, क्या रियलिटी है? रियलिटी है सर। जो हम लोग दही लगाते थे, है ना, पहले के ज़माने में उपटन लोग लगाते थे, हल्दी लगाते थे, वो काम करता है सर, डेफिनेटली काम करता है। अच्छा, उपटन काम करता है, ये डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं। पिछली बार तो अरुण ऋषि जी भी बोल के गए थे। हाँ। इसका मैं कारण बता रहा हूँ। ये एक स्किन एक्सफोलिएटर काम करता है। स्किन एक्सफोलिएटर का मतलब स्किन का जो सबसे ऊपरी लेयर है ना, उसको वहां से वो डेड स्किन को हटाता है। Okay. कि जैसे दूध है उसमें लैक्टिक एसिड है, मान लीजिए दही है, लैक्टिक एसिड है उसमें, जो हम लोग टर्मरिक यूज करते हैं,
तो उसमें एक मॉलिक्यूल होता है, वो हमारे स्किन को जेंटली वहां से वॉश आउट करता है डेड स्किन को, तो हमारा स्किन एक ग्लो करता है। लेकिन उसमें एक लेकिन वर्ड है सर, आप ये तभी करें जब आपका स्किन सेंसिटिव नहीं है। अगर सेंसिटिव स्किन है तो कृपया करके खुद से घर का नुस्खा ना करें। अच्छा। नहीं तो एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। और कैसे जानेंगे कि मेरा स्किन सेंसिटिव है या नहीं? बहुत आसान है। कोई भी पेशेंट, कोई भी इंसान है, अगर वो कुछ लगाता है, पिंपल आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, रेडनेस आ जाता है, इसका मतलब है कि आपका स्किन जो है ना सेंसिटिव है। हल्दी नींबू का कोई नुस्खा है क्या? नहीं, वही मैं बोला, ये काम करता है सर। नींबू तो मैं नहीं बोलूंगा, बहुत हार्श होता है वो। हल्दी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर चेक कर ले पहले एक बार। अच्छा। तभी। और सर दूसरा चीज है, हल्दी में मैं, या जो भी लोग घर का नुस्खा करते हैं, मैं अपने दर्शकों को बोलूंगा कि कभी भी ओरिजिनल प्रोडक्ट से ही आप करें। अच्छा। जैसे हल्दी का ऑप्टन कर रहे हैं तो आप हल्दी खुद से पिसवा कर करें। मार्केट का रहता है, उसमें कलरिंग इफेक्ट्स, कलर्स मिले होते हैं, वो आपको स्किन में रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, एक और बज़वर्ड है, वो एंटी एजिंग क्रीम। हाँ, एंटी एजिंग कब से इस्तेमाल करना चाहिए, किसी ने पूछा है। ओके सर, एंटी एजिंग बहुत बड़ा अभी सर ये मार्केट है एंटी एजिंग का। लोग परेशान है एजिंग को लेकर के। कुछ क्रीम है जो वर्क करता है एजिंग को लेकर में, स्किन को टाइट करता है। एक एज 35 के बाद आपको ध्यान देना चाहिए एजिंग को लेकर के। मैं तो बोलूँगा एजिंग में शुरू से ही अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, विटामिन सी जिसमें है, जैसे हम लोग कहते हैं सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज हो गया, इस तरह का सेवन आप करते हैं तो आपके स्किन में एजिंग का इफेक्ट कम होता है। अच्छा। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो योगा करते हैं, अगर मानते इस चीज को, सुबह घूमते हैं तो एजिंग कम होता है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, वाह। तो या पानी आप ज्यादा पीते हैं, अच्छे से हाइड्रेट करते हैं, तो स्किन में एजिंग जो है सर वो कम दिखता है। अच्छा। एजिंग कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपका बॉडी, आपकी माइंड और आपका सोल तीनों अलाइन नहीं है। ओके। आप कहीं ना कहीं फंसे हुए काम में, आप कहीं ना कहीं आपका काम कुछ हो रहा है, मन कहीं और जा रहा है, तो वो बॉडी एक थकावट अपने आप को शो कराता है। जैसे मन थकता है, ऐसे स्किन थकता है सर, बॉडी थकता है, उसी को एजिंग कहते हैं। तो 40s के एज बाद, 35 के एज के बाद हम लोग को डॉक्टर से मिल करके अपनी स्किन को दिखा करके एक एंटी एजिंग क्रीम स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? उसको ये क्यों नहीं बोलते हैं कि आपको डेली संतरा एक खाना चाहिए? ये बिल्कुल खाना चाहिए। लेकिन अगर मैं एज ए पेशेंट मेरे पास आए, या एज ए आप मुझे एक्सपर्ट मुझसे पूछें, मैं बोलूँ आप संतरा खाइए, वो मुझे मेरी बात को वैल्यू ही नहीं देंगे। क्या है संतरा दे दे डॉक्टर साहब। अच्छा। हाँ, संतरा बोल दिए, ये क्या दे दिए, ये तो हमको भी मालूम है। हिंदुस्तान में एक बड़ी समस्या है कि आप अगर सस्ती इलाज देते हैं तो डॉक्टर साहब को कुछ आता क्या नहीं। दे दिए ये, है ना। आप मेरे पिताजी एक उदाहरण, अगर ये पॉडकास्ट को देखें, बोले तुम हमारे लिए दवाई लाए हो? हम बोले हाँ। तो 2 ही दवाई डॉक्टर साहब दिए। हम बोले हाँ। तो बोले तुम दिखेबे नहीं करते, सोचता है कि पैसा खर्च हो जाएगा। सही बात है। ये भी हम लोग का दुविधा होता है सर कि अगर हम लोग मिनिमम मेडिसिन लिखते हैं, हमारी इच्छा है, हर डॉक्टर की इच्छा है मिनिमम मेडिसिन लिखा जाए, मिनिमम टेस्ट लिखा जाए। अब उल्टा इसका मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेडिसिन बिल्कुल 1-2 लिख कर भेज देंगे ना, पेशेंट आपकी मेडिसिन को लेगा ही नहीं, वो तुरंत डॉक्टर चेंज कर लेगा। उनको ये लगता है कि डॉक्टर साहब क्या दे दिए मेरे को, सिर्फ एक मॉइस्चराइजर देख करके भेज दिए या क्रीम देकर भेज दिए। उनको तो भर के थैला भर के मेडिसिन चाहिए था। अगर आप टेस्ट नहीं लिखते हैं तो पेशेंट को ये लगता है कि सर ने मेरा ठीक से चेकअप नहीं किया। नहीं, हमारा ऑडियंस अच्छा है, आप बताइए, मेरा ऑडियंस को फॉलो करेगा। नहीं, यही तो ये चीजें हैं कि बहुत ज्यादा अगर कोई डॉक्टर या कोई मेडिसिन आपको मिल रहा है या बहुत टेस्ट लिखा जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी सही ट्रीटमेंट हो रही है। कुछ ऐसी भी चीजें होती है सर, अगर एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर हम लोग को ये सिखाया गया मेडिकल कॉलेज में कि एज ए स्किन स्पेशलिस्ट, अगर आप 20 सेकंड के अंदर डायग्नोसिस नहीं बना पाए देखे स्किन, तो यू आर नॉट ए डर्मेटोलॉजिस्ट, आप स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते। हमको सिर्फ 20 सेकंड के अंदर हमको डायग्नोसिस सिर्फ देख के बता देना। पेशेंट मुझे बोले नहीं बोले, मैं देख के बता दूं, तभी अब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, नहीं तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट कहने लायक नहीं हूँ। अगर इसमें मैं टेस्ट लिखता हूँ सर, जबरदस्ती का, जरूरत है तभी लिखता हूँ, तो पेशेंट बोलते सर आप टेस्ट। हिंदुस्तान में कितने % लोग एंटी एजिंग के शिकार हो रहे हैं, ये बात बताइए तो। सर अभी के समय में तो एजिंग का तो प्रॉब्लम है सर। तो एजिंग का प्रॉब्लम क्योंकि वही पॉल्यूशन लाइफस्टाइल के है, पहले से ज़्यादा है सर। आप देखेंगे पहले गांव के लोग 60s में भी बोलते थे चेहरे में चमक है उसका, स्किन टाइट है, ग्लो है। अब नहीं है सर। अच्छा। पॉल्यूशन है, लाइफस्टाइल है, खाना पीना गड़बड़ है, तो अब बहुत जल्दी लोग एजिंग, ग्रेइंग, जो बाल हमारा पक रहा है समय से पहले पक रहा है। तो ये सर तो अभी के लाइफस्टाइल पर है।
अच्छा, ये जो डार्क सर्कल है इसका क्या रियलिटी है? सर देखिए, डार्क सर्कल एक बड़ा चुनौती वाला चीज़ है ना। मोर एंड लेस सब कोई को थोड़ा बहुत डार्क सर्कल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा आँख का जो कंटूर है, हमारा आँख का जो बनावट है वो हल्का अंदर धंसा हुआ होता है, तो लाइट के इफेक्ट के कारण भी एक डार्कनेस दिखता है। सेकेंड क्या है सर कि 40% जो है डार्क सर्कल वो जेनेटिक होता है, खानदानी होता है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। और 50-60% हमारे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, उनको डार्क सर्कल होना है। लेट नाइट्स होते हैं, डार्क सर्कल होना है। एक बार डार्क सर्कल हो गया, कम होना बहुत मुश्किल है सर। तो मैं डार्क सर्कल वाले जो भी हैं, हालांकि लेट नाइट कभी नहीं जगें, स्क्रीन टाइम कम रखें। मोबाइल में अगर या कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं तो उसका डार्कनेस को मतलब ब्राइटनेस को कम कर दे थोड़ा सा। पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो लाइट को पीछे साइड रखें, फ्रंट में लाइट रख कर नहीं पढ़ें। आँखों पर स्ट्रेस पड़ेगा तो डार्क सर्कल बढ़ेगा। ओके। और कोई घरेलू नुस्खा डार्क सर्कल कम करने के लिए, हटाने के लिए? डार्क सर्कल घरेलू नुस्खा यही सर कि आप वही दही लगा सकते हो उपटन के रूप में, तो वो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो एक थोड़ा सा वो इफेक्ट दे सकता है। बाकी मेन से लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। चश्मा भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आंखों में आपके पावर का है समस्या और आप चश्मा आपका सही नहीं है तो डार्क सर्कल बढ़ता है। तो आप अपने चश्मे को भी आप करेक्ट कराएं। अच्छा, खराब पावर से डार्क सर्कल बढ़ता है। अच्छा, स्किन क्लिनिक्स में जो पैकेजेस बेचे जाते हैं क्या सब साइंटिफिकली जस्टिफाइड है? स्किन क्लिनिक में जो पैकेजेस बेचे जाते हैं, दिए जाते हैं, वो क्लिनिक टू क्लिनिक वैरी करता है, डॉक्टर टू डॉक्टर वैरी करता है। इसे मैं यहाँ रुकूंगा। पहला सवाल, क्या उसको मॉनिटर करने के लिए अपने देश में कोई बॉडी है कि क्या बेचा जा रहा है पैकेज के नाम पे? हाँ, ट्रीटमेंट पैकेज के नाम पे कोई ऐसा नहीं है सर। कोई ऐसा बॉडी नहीं है, मतलब हमको जो मन हुआ वो कर ले। हाँ, जैसा क्लिनिक है, जैसा उनका अपना इन्वेस्टमेंट है, जैसा है उसके अनुसार वो अपना एक पैकेज सेट करते हैं। सेम ट्रीटमेंट सर रांची में आप सेम ट्रीटमेंट कराएंगे, किसी क्लिनिक पे वो 5,000 का हो रहा है, किसी क्लिनिक पे वो 3,000 में हो रहा है। सेम प्रक्रिया, सेम दवाई, सेम चीज़, अलग अलग जगह पर अलग प्राइस है सर। तो इसका कोई रेगुलेशन नहीं है सर। और सबके सब कुछ सेम है? सब कुछ सेम ऑलमोस्ट। कैसे एक व्यक्ति जाने समझे कि स्किन ट्रीटमेंट यहाँ पे जो 3,000 में हो रहा है वही वहाँ पे 5,000 में हो रहा है? ये कैसे एक आम आदमी समझे? ये तो सर ये एक्चुअल में कहीं ऐसा है नहीं। जिनके वेबसाइट्स में या जिन्होंने अपना पैकेज को रिवील किया हुआ है अपने वेबसाइट में या कहीं पर, तो वो ठीक है। वैसे पेशेंट जब जाता है वहाँ पर, और जब जैसे कोई पेशेंट किसी के पास गया, PRP नाम का एक मान थेरेपी, PRP के लिए गया, मतलब उसको बोला गया इतना रुपया, अगर वो उसके बजट से बाहर का है तो वो क्या करता है, पेशेंट फिर बैक होता है और फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है बस पूछने के लिए कि क्या रेट है। जब उसको लगता है कि नहीं यहाँ रेट में प्राइस कम है, फिर वहाँ जाता है। तो पेशेंट को क्लिनिक टू क्लिनिक जाना पड़ता है। ऑथराइज्ड कौन कौन है इस ट्रीटमेंट को देने के लिए, पहले ये भी बताइए। स्किन के लिए? हाँ, देखिए सर, हमारे भारत में 3 विधा है मेडिकल में। एक है होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। ठीक है सर, मैं तो सिर्फ एलोपैथिक की बात करूंगा। तो एलोपैथिक में स्किन के लिए MBBS प्लस MD, MBBS प्लस MD, DVDL और DNB, ये 3 में से कोई एक डिग्री होना चाहिए। MD, DVDL और DNB। आजकल लोग सिर्फ MBBS भी अपने आप को स्किन स्पेशलिस्ट बनाकर इलाज कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है उतना। आजकल इसमें एक बहुत अच्छा बात मैं बता रहा हूँ सर, मैं यहाँ बोलूँ नहीं बोलूँ, मैं बोल ही देता हूँ। अभी के समय में सर जो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, जो दूसरे विधा से हैं, वो जैसे कोई डेंटिस्ट्री में है या दूसरे विभाग में है, वो लोग भी अपने आप को स्किन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, है ना, और खुलेआम कर रहे हैं। ओह, सिर्फ डेंटिस्ट्री क्यों, जो इवन सैलून वाले वो भी कर रहे हैं। हाँ। इवन की सर, और सबसे दुख की बात ये है सर कि जो आयुर्वेद में जो एक बहुत सुंदर विधा है, होम्योपैथिक अच्छी विधा है, तो आयुर्वेद में जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर सिर्फ आयुर्वेद की मेडिसिन दें स्किन के लिए, वो बेस्ट है। लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जाएं और वो आपको एलोपैथिक मेडिसिन दे ट्रीटमेंट, वो गलत है सर। एज ए एलोपैथिक डॉक्टर मैं नहीं लिख सकता है आयुर्वेदिक डॉक्टर दवाई। तो ये समस्या हो रहा है सर इंडिया में। रांची में भी बहुत फल फूल रहा है। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो धड़ल्ले से एलोपैथिक स्किन का प्रैक्टिस कर रहे हैं सर।
और वो कहीं ना कहीं पेशेंट को बहुत बड़े संकट में डाल रहे हैं। सिर्फ आप आयुर्वेदिक की क्यों बात कर रहे हैं, आप वो सब भी विधा और सैलून तो है ही सर। सैलून बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन सैलून में क्या है कि वो लोग मेडिसिन नहीं लिखते हैं, वो लोग दवा नहीं देते हैं। ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन दवा जो है ना सर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि क्या रहा है कि सर पेशेंट जो है वो ना आयुर्वेदिक के ले पा रहा है ना एलोपैथी के ले, बीच में अटक गया है ना, तो उससे साइड इफेक्ट होता है। तो क्या सैलून में स्किन ट्रीटमेंट बेचना इलीगल है? स्किन का ट्रीटमेंट वाइज इलीगल है। स्किन का में आप सिर्फ एक मेकअप के लिए जाते हैं सैलून में, बाल दाढ़ी कटाने जाते हैं है ना, तो वो ठीक है। ऊपर का स्किन का पॉलिशिंग कराने जाते हैं तो वो ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, कोई बीमारी है उसको ठीक कराने जाते हैं, वो डेफिनेटली इलीगल है। एक डेंटिस्ट स्किन ट्रीटमेंट कर रहा है, क्या ये इलीगल है? सर अभी इसमें बहुत फाइट हुआ। मैं इसमें कंट्रोवर्सी नहीं आना चाहता, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय डेंटिस्ट फ्रेंड्स। अभी सर इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई। तो अभी सर एमडी बीडीएस का एमडीएस होता है, एमडीएस में एक स्पेशलाइजेशन है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, अभी जस्ट आया है। मैक्सिलोफेशियल जो डेंटिस्ट होते हैं एमडीएस में, उनको सिर्फ अभी मान्यता मिली है कि आप स्किन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई बीडीएस नहीं कर सकता। और उस एमडीएस के अलावा दूसरे विभाग के एमडीएस जो है मास्टर्स जो डेंटिस्ट्री में, वो नहीं कर सकते। लेकिन खुलेआम रांची में हो रहा है, डंके की चोट पे हो रहा है। और हम लोग एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, हम लोग अपने आप को जितना डिजिटली नहीं ला पा रहे हैं, उससे ज्यादा वो लोग ला रहे हैं और धड़ल्ले से लोग वहां जा रहे हैं। तो ये एक बहुत दुर्भाग्य है सर हमारे देश की। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इससे? सर मैं आए दिन, मैं हर दिन 2-3 ऐसे पेशेंट को देखता हूँ जो आप देख रहे हैं। डेली का ये एक्सपीरियंस है मेरा ही नहीं, जितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अपना पैसा डुबा करके, अपना पैसा बर्बाद करके, स्किन को खराब करके, है ना, बर्न करके, स्किन जला करके, तब मेरे पास आते हैं सर। मैं बोलता हूँ आपका, और सबसे मजे की बात है सर, वहाँ पैकेज सिस्टम होता है, एक बड़ा पैकेज आपको दे दिया जाता है। और आप उस पैकेज में, जैसे हमारे यहाँ सर, जैसे मैं देखता हूँ, मैं पैकेज नहीं रखता हूँ, पेशेंट पे हर एक ट्रीटमेंट का एक चार्ज है। वो लोग पैकेज पकड़ा देंगे 50,000 रुपया, 60,000 रुपया का, और आपको डराएंगे आप पूरा पैकेज करा लो। आप पैकेज का आपसे पैसा ले लिए, आपने एक बार 2 बार ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, मान लीजिए आपको 5 सेशन का उन्होंने 50,000 ले लिया, मान लीजिए आपने 1 से 2 सेशन लिया, इसका आपको समझ में आ गया कि ये गड़बड़ है, यहाँ पर ट्रीटमेंट सही नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो आपके पैसे फंस गए वहाँ पर। अच्छा, हाँ, आपके पैसे फंस गए, क्योंकि सर एज ए पर्सन आप तो सेंस कर लोगे ना कि ये डॉक्टर तो नहीं है। और सबसे मजे की बात है, एक और मैं चीज प्लस कर रहा हूँ, अभी के समय में जितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके अंदर जो लोग काम करते हैं, वो लोग अपने आप को बाद में स्किन स्पेशलिस्ट बनाकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। और आप सर जिस जगह पर हैं, उसके 200 मीटर के अंदर में भी 1-2 है। अच्छा, मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ। तो अब लोग नहीं जानते, यही डिजिटल मार्केटिंग का, जो इंस्टाग्राम का एक साइड इफेक्ट ये है, रील्स का एक ये साइड इफेक्ट है। डिजिटल मार्केटिंग क्यों आप बोल सकते हैं आप? मतलब इन्फ्लुएंस, जो लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग का, सॉरी मैं डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग का, कि जब हमें सही नॉलेज नहीं मिल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग से हमें सही नॉलेज ही मिलता है, और इन्फ्लुएंस भी लोग होते हैं गलत चीजों से। ये दो धारी तलवार है सर। हाँ, वो तो मार्केटिंग तो आप किसी भी चीज का करेंगे तो दो धारी है। तो ये चीजें तो अभी मैं बोलूंगा, जो हम लोग लास्ट टाइम बोले थे कि अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जाते हैं, तो उनकी डिग्री एमडी, डीएनबी या फिर डीवीडीएल होनी चाहिए। आप ऐसे भी किसी के पास मत चले जाइए, खास करके स्किन जैसे सेंसिटिव ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या स्किन का ट्रीटमेंट अगर गलत तरीके से हो जाए तो ये कैंसर जैसा घातक बीमारी बन सकता है? कैंसर तो बहुत रेयर है ना। कैंसर किसी भी चीज़ से हो सकता है सर, कार्सिनोजेनिक जो प्रोडक्ट है वो किसी चीज़ से हो सकता है। लेकिन ये कहना गलत है कि आप खुद से कुछ कर ले उससे कैंसर हो जाए। कैंसर जिसको होना होता है कभी भी हो सकता है सर। अच्छा, हाँ, तो टोटली हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। हो सकता है, लेकिन हो सकता है। लेजर ट्रीटमेंट और केमिकल पिल ओवर यूज्ड हो रहा है आज की डेट में? हो रहा है, ओवर यूज्ड हो रहा है सर। क्या नुकसान है लेजर ट्रीटमेंट का?
लेजर ट्रीटमेंट सर, बात वही हुई कि क्या आप जो लेजर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बहुत फैंसी नाम है, बहुत फैंसी वर्ड है, हम लोग को लगता है कि सब दुखों का एक ही रामबाण है लेजर ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ हम लोग इनिशियल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। पहले लेजर ट्रीटमेंट क्या है ये भी ऑडियंस को बताइए। सर एक लेज़र एक मशीन का नाम है। बहुत तरह के लेजर मशीन आते हैं। एक ये लेज़र में एक लाइट, विशेष प्रकार के लाइट जाता है और हमारे स्किन के विशेष प्रकार के सेल्स पर वो एक्ट करता है। किस तरह का बीमारी में लेजर ट्रीटमेंट करते हैं? तो लेज़र बहुत तरह का होता है। जैसे एक होता है CO2 फ्रैक्शनल लेज़र, जिसको हम लोग पिंपल्स के स्कार पर काम करते हैं। एक होता है CO2 एब्लेटिव लेज़र, अलग लेज़र है, उसका काम है मस्से को हटाना या कोई खुराटी है उसको हटाना। एक होता है एंटी आग लेज़र, उसका काम है जितने भी चेहरे में छाइयाँ हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, उसको हटाना। तो अलग अलग तरह के लेज़र्स हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए। और लेज़र तभी कराएं जब ज़रूरत हो तब, वरना कभी कभी लेज़र नुकसान भी कर सकता है। और आपको कैसे लगता है कि ओवर यूज्ड हो रहा है? ओवर यूज इसलिए हो रहा है सर कि पहली बात की जो अभी है तो सैलून तक में भी लोग लेज़र स्टार्ट कर दिए हैं, जो बहुत ही पीड़ादायक है। मैं देखता हूँ ये वीडियोस वगैरह। अगर आप किसी नॉन क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या ऐसे जगह जाते हैं, कराते हैं, तो पहली बात कि उनकी मशीन अच्छी नहीं है, FDA अप्रूव्ड नहीं है वो, है ना। तो वो लो क्वालिटी की मशीन होती है, वो लोग प्रॉपर ट्रेंड भी नहीं है और ना उनको स्किन का प्रॉपर नॉलेज है। तो अगर आप ऐसे मशीन से आप कर रहे हैं जिसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो अक्सर आपकी स्किन को डैमेज कर देता है। तो हमेशा से अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए जिनके पास अच्छी मशीन हो। डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद भी अच्छी मशीन होनी चाहिए। अगर आप लो कंपनी के घटिया कंपनी के अगर आप लेजर से करेंगे तो आपको और नुकसान ही करेगा, अच्छा नहीं करेगा। इंडिया में स्किन केयर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है और निवेश काफ़ी इसमें हो रहा है। फेयर मार्केटिंग कितना उसमें? मैं बोलूँ तो 95% ये फेयर मार्केट। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो मार्केट में है, हाँ। जिसको लोग समझता है कि अरे ये महंगा है तो हमारी स्किन के लिए अच्छा होगा, क्या सच्चाई है उसके पीछे? जो महंगा है वो बिकता है, मगर वो जरूरी नहीं कि वो टिकता है। वो जरूरी नहीं कि वो टिकेगा, वो हट जाएगा। क्योंकि महंगा प्रोडक्ट हम लोग को एक आदत है, महंगा चीज़ मिला मतलब वो अच्छा होगा, ये ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अच्छा ही हो। और जब आप एक बार इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, आपको लगने लगता है कि नहीं ये मैंने 2000 का ये मैं क्रीम लगा लिया तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, इसके इतर वो और भी ज़्यादा आपकी स्किन को ख़राब करता है। तो इसका महंगाई से क्वालिटी का कोई सामंजस्य नहीं बैठता है सर। डॉक्टर से लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंसर पे भरोसा करना है, ऐसा लगता है कि आपको? बिल्कुल 100%। क्यों? क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये हम डॉक्टर्स की गलती है इसमें। अच्छा। हाँ, मैं मानता हूँ ये डॉक्टर्स की गलती, क्योंकि हम डॉक्टर्स अभी भी पुरानी ही चीज़ों में लगे हुए हैं, पेशेंट देख रहे हैं, अपने में खोए हुए हैं। हम लोग अपने आप को सामने नहीं ला रहे हैं सर। आप रील नहीं बना रहे, हम नहीं अवेयर नहीं कर रहे, हम अवेयर नहीं कर रहे, हमारी गलती है। अगर जो आपका जो काम है, आप अगर जनता पास नहीं आएंगे सर, तो कोई ना कोई उसका फायदा तो उठाएगा, उस गैप को कोई ना कोई भरेगा। करेक्ट। ये हम डॉक्टर्स की गलती है कि हम सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं ला पा रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के, आपके थ्रू मैं कुछ बातों को लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ। क्यों डॉक्टर क्यों नहीं, कहाँ पीछे रह गए? जो इन्फ्लुएंसर आगे बढ़ गए और डॉक्टर बैकफुट पे है। दो चीजें सर। पहला चीज है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के मन में अभी भी ये एक ख्याल है, हालांकि अब बहुत डॉक्टर्स अब रील्स बना रहे हैं, आ रहे हैं इस चीज में, लेकिन अभी भी बहुत डॉक्टर्स को ये मन में ख्याल है कि ये एक बहुत लो लेवल का चीज है, रील बनाना। हाँ, ओके। ये मुझे शोभा नहीं देता। अच्छा। या मैं ऐसे कुछ चीज़ें बताऊं, गाने बज रहे हैं, ये बताऊं, ये मुझे शोभा नहीं। एक तो पहले के डॉक्टर्स का ये ख्याल है, अभी के डॉक्टर्स का नहीं। और दूसरा चीज़ ये भी लगता है कि मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं ये करूँ उतना देर में मैं कुछ पेशेंट्स देख लूँगा, है ना। तीसरा चीज़ ये लगता है कि मैं ऑलरेडी बहुत पेशेंट से भरा पड़ा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 फैक्टर है सर। एक फैक्टर ये भी हो सकता है क्या कि लोग डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अवेयरनेस को लेके? उनको लगता होगा, मैं ब्लाइंड की बात बता रहा हूँ कि भाई डॉक्टर साहब अपने के लिए मुझे बलि का बकरा बना लेंगे। ये भी हो सकता है, ये भी होता है। और तीसरा चीज ये भी है सर कि अगर पेशेंट डॉक्टर्स पास नहीं आकर के अगर मार्केट की चीज़ों को से ले रहे हैं, तो उसका एक कारण ये भी होता है कि कहीं ना कहीं पेशेंट्स में डॉक्टर के प्रति ट्रस्ट कम होते जा रहा है। पहले डॉक्टर कुछ लिखते तो लोग उसको अमृत की तरह लेते थे,
खाते थे। अब कहीं ना कहीं हम डॉक्टर्स की भी कमी है कि हम पेशेंट्स में उतने विश्वास को नहीं जगा पा रहे हैं। हम इलाज भी कर रहे हैं तो पेशेंट्स में वो सेटिस्फैक्शन लेवल अब नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है, हम डॉक्टर्स की भी एक गलती हो सकती है हो सकती क्या है। तो हमें भी, हम डॉक्टर्स को भी अपने गिरेबान पर झांकना चाहिए कि क्या मैं समुचित इलाज कर पा रहा हूँ, क्या मैं सही डायग्नोसिस कर पा रहा हूँ, क्या मैं जो इलाज कर रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ, क्या पेशेंट को सही में समझ में आ रहा है, पेशेंट मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। वो अवेयरनेस नहीं हो पा रहा है सर। और ये भी बड़ा एक वजह हो सकता है कि चूंकि डॉक्टर अगर भरोसा थोड़ा बाजार में लूज किए, उसका कोई ना कोई दूसरा लोग है जो फायदा उठा रहा है। यही मैं बोल रहा हूँ सर, उसी का फायदा उठा रहा है। वो गैप जो है ना सर, वो गैप कोई ना कोई तो फिल करेगा सर। आप अगर जगह छोड़ेंगे किसी और को आने का, तो जो लोग तो आएंगे ना। दिन भर फेस वॉश कितनी बार करनी चाहिए? मैं बोलूँगा बहुत फेस वॉश नहीं करना चाहिए, है ना। बार बार फेस वॉश करेंगे तो आपका स्किन का नेचुरल ऑयल कम हो जाएगा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं स्किन आपका और ड्राई हो जाएगा। तो और स्किन का जो नेचुरल जो स्किन से ना, वो बार बार वहां से हटेगा तो ये खराबी करेगा। आप 1 से 2 बार फेस वॉश कर सकते हैं, काफी है। सन स्क्रीन इंडोर में कितनी बार लगाना चाहिए? अगर आप इंडोर में तो 1 बार काफी है। जनरली 2 बार भी लोग बोलते हैं, लेकिन अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा है, आप घर में हैं और आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप 2 बार लगा लें। अच्छा, आप बढ़ी हुई दाढ़ी वाले लोग हैं। हाँ। हम लोग तो क्लीन शेव वाले लोग हैं। तो क्या आप बढ़ी हुई दाढ़ी वाले लोगों के लिए अलग स्किन केयर होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बस ये है कि हम मतलब मजाक में मूड में बोल रहा हूँ कि एक फायदा है दाढ़ी बढ़ाने से कि हमें क्रीम कम लगता है चेहरे पर, थोड़ा बच जाता है। स्किन केयर सेम है। ओके। अच्छा, कोलेजन सप्लीमेंट्स है? आप क्या कोलेजन सप्लीमेंट्स आता है सर? हाँ, आता है। जरूरी है या हाइप है? जरूरी भी है। एक एज के बाद जरूरी है। किसको जरूरी है? 40s के बाद। और अगर आपको लगता है कि मुझे स्किन को टाइट रखना है, स्किन को थोड़ा सा हेल्दी रखना है, तो आपको लेना चाहिए कोलेजन। कोलेजन खराब चीज़ नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है कि अगर नहीं खाएंगे तो मेरा स्किन जो है वो खराब हो जाएगा, एजिंग में चला जाएगा। ऐसा नहीं है। आप नेचुरल खाना खाएं, आप विटामिन सी का से भरा हुआ आप फ्रूट्स लें, तो आपको जरूरत नहीं है कोलेजन लेने की। तो फिर कोलेजन रेफर क्यों कर रहे हैं आप? अगेन ऑरेंज की और आंवला क्यों नहीं रेफर करते? वही आंसर फिर सर, लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आंवला दे दिए। मैं बोलता हूँ आंवला जूस पियो। नहीं सर, मेरे को कोलेजन चाहिए। अच्छा। अब वो चूंकि वो इतना YouTube देखे हुए, सर मुझे को ये कोलेजन चाहिए। अब वो सब जानते हो, मेरेन कोलेजन क्या है, ये कोलेजन क्या है, वेज कोलेजन क्या है, सब जानते हो। और आप अगर नहीं देते हैं एज ए डॉक्टर, आप बोलते हैं कि आप आंवला ले लो, आप विटामिन सी ले लो, आप स्किन का प्रॉपर घर में केयर करो, आप बोलेंगे वो जा करके कहीं ना कहीं से मंगा लेंगे कोलेजन। आप कभी स्किन को लेके खुद इनसिक्योर रहे हैं? बहुत रहा हूँ। क्यों? वही है सर, जब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं था, तो हर एक युवा की तरह मुझे भी अपने स्किन को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। अच्छा। मैं अच्छा नहीं हूँ। और ये मुझे लगता है कि हर बच्चों में एक कहीं ना कहीं रहता है ये चीज़। जब मैं 18, 19 साल, 20 साल का था, MBBS के दौरान भी मुझे लगता था जो मेरे MBBS फ्रेंड अगर देख रहे होंगे तो मुझे भी लगता था कि मैं उन लोगों की अपेक्षा सुंदर नहीं हूँ। लेकिन और लड़कियां भाव नहीं देती। हाँ, हालांकि थोड़ी बहुत देती थी, लेकिन जितना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था। तो ये कमोबेश सबके मन में रहता है ये चीज, है ना। ये एक हमारी मानसिकता है, भारतीय मानसिकता है कि हम कभी कोई एक इमोशनल स्टोरी बताएंगे जब स्किन इनसिक्योरिटी को लेकर आपके साथ? हाँ, बहुत अच्छा आपने बात छेड़ दिया। हालांकि आपने दुखती रगों पे हाथ रखा है। मैं बताऊँ, बहुत मजेदार किस्सा। मैं 3 भाई हूँ और मेरे बड़े भाई, बीच वाले भाई मैं। तो हम लोग बड़े भैया, मेरे मम्मी पापा जहाँ रहते थे पहले बिहार में, तो वहाँ पर जो मेरे जो मकान मालिक थे, तो वहाँ पे एक दीदी थी रहती थी, तो वो हम लोग से मिली नहीं थी कभी। तो एक बार बड़े भैया गए तो उनको उन्होंने देखा तो अरे वाह, ये तो ऋतिक रोशन की तरह दिखता है। ठीक है, तो भैया बहुत खुश हो गए। फिर सेकेंड टाइम मेरे बीच वाले भैया गए तो उन्होंने भी उनको कहा, अरे ये तो बहुत सुंदर है, ये तो उस वक्त आया था अभिषेक बच्चन की तरह दिखता है। हो गया। फिर मैं जब गया ना
तो मैं बचपन में तो कॉमेडियन टाइप का था, तो मैं गया मिला तो हंसाया तो बोला अरे वाह ये तो जॉनी लीवर की तरह दिखता है। तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा, सच बता रहा हूँ। मुझे जो थोड़ा बहुत भी मन में अपने को लेकर था कि मैं अच्छा दिखता हूँ, वो भी उस दिन तार हो गया। उसके बाद आप कौन सा स्किन ट्रीटमेंट किए? ट्रीटमेंट नहीं किया, मैं अपने आप का फोकस किया। मैं मन में आया कि मैं इतना पढ़ूंगा कि कोई मेरे चेहरे पर ना जाए, लोग मेरे हुनर पर जाए। उस दौर में, उम्र के उस पड़ाव में हम हमेशा कोई ना क्रीम के आसपास घूमते रहते थे। आपका कौन सा पसंदीदा क्रीम था? अच्छा मैं नाम बताता हूँ। एक पाउच आता था 5 रुपए का, फेयर एंड हैंडसम, तो वो मैं रखता था ताकि लड़कियों को देख के खराब और जब कॉलेज वॉलेज जाता था इसी में जैसे लेकर थोड़ा सा लगा लेता था, तो थोड़ा सा चेहरा चमक जाता था, तो मुझे लगता था कि शायद मैं अच्छा दिख रहा हूँ, हालांकि कोई देखती नहीं थी। अच्छा ये भी बता ही दीजिए, फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम एक लड़कियों के लिए एक लड़कों के लिए, इसका साइकोलॉजी क्या था? साइकोलॉजी जो बनाया गया है वो ये है कि अगर आप जनरलाइज प्रोडक्ट किसी को बेचते हैं, किसी को देते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा गया मार्केटिंग में कि उनका सेल वैल्यू कम हो रहा है। तो सेल वैल्यू कम हुआ तो क्यों नहीं जेंडर वाइज जो है ना, जेंडर वाइज हम लोग 2 अलग अलग प्रोडक्ट निकाल दें, तो लोगों को लगेगा कि अगर फेयर एंड हैंडसम है तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ लड़कों की स्किन में अच्छा काम करता है। अगर वो जैसा भी हेयर का टैबलेट आता है, अगर मेन लिखा गया तो इसका मतलब ये लड़कों के लिए स्पेशली हेयर का टैबलेट है, अगर वीमेन लिखा गया तो मतलब स्पेशली लड़की का टैबलेट है। सच्चाई क्या है? सच्चाई जो हेयर का जो है वो उसमें सच्चाई है कि हाँ मेन में कुछ अलग चीजें होती है जो मेन, क्योंकि दोनों का जो हेयर फॉल है या हेयर लॉस है वो अलग अलग होता है, लेकिन क्रीम में मेन और वीमेन का कोई अंतर नहीं है। दोस्तों आप अभी तक बेवकूफ बन रहे थे। आप फेयर एंड लवली लगा ले या फेयर एंड हैंडसम लगा ले, है ना, कोई अंतर नहीं है, बात दोनों में ही इसके सिर्फ नाम का फर्क है। नाम का फर्क है। सबसे इमोशनल पेशेंट केस अभी तक आपका क्या रहा है? सर ये तो एज ए डॉक्टर हर दिन का है, ऐसे आते हैं बहुत इमोशनल। एक बहुत अच्छा इमोशनल कहानी बताता हूँ। मैं रिम्स में था, छोटा सा बताता हूँ। मैं रिम्स में था और मेरी एक पेशेंट थी, उसको पूरे शरीर में पैम्फिगस वल्गारिस नाम का एक बीमारी होता है, जिसमें पूरे शरीर में फफोले बन जाते हैं, जैसे आदमी जलने के बाद स्किन कैसे बर्न हो जाता है और स्किन फफोले बन जाते हैं, वैसा था। और पेशेंट जो थी वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। जान के बचने का चांस 80% चांस नहीं था कि वो नहीं बचती शायद। मैं उस वक्त नया पीजी में ज्वाइन किया था, तो सर उसके पूरे शरीर की ड्रेसिंग होती थी, जैसे बर्न में ड्रेसिंग होता है ऐसे ड्रेसिंग होता था। पूरे कपड़े को उसको ओपन करके और पूरे शरीर को हम लोग ड्रेसिंग करते थे, साफ करके, और पूरे कपड़े में हम लोग ड्रेसिंग करते थे सर। तो मेरे जितने भी कलीग थे साथ में पीजी करे, तो वो लोग रेडी नहीं होते थे कि नहीं मैं नहीं करूँगा, कौन इतना बर्न, जैसे पूरे स्किन स्मेल करा, पूरा बॉडी करना। मैं सर MBBS पीजी क्लास करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद मैं लंच नहीं करता था सर, और मुझे 2 घंटा लगता था। मैं अकेले उस पेशेंट 6 मंथ प्रेग्नेंट फीमेल को मैं पकड़ करके और पूरे कपड़े को शरीर में बैंडेज करता था मैं सर। होते ऐसा हुआ कि उसके हस्बैंड एक दिन उसको छोड़ के चले गए, बोले कि मैं इसको नहीं रखूंगा, है ना, मैं कहीं और शादी कर लूँगा, कहीं और चला जाऊँगा। वो बहुत रो रही थी। मेरे पास जो उस वक्त पैसे मिलते थे सर, मैं अपने पैसे देता था। बहन बोलता था बहन तो ठीक हो जाएगी, मैं उसको पैसे ला कर देता था, उसको समझाता था कि तेरा पति तुम्हें नहीं छोड़ेगा सर। ऐसा हुआ और उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। वो इन्फेक्शन में भी थी, वल्गारिस, पैम्फिगस वल्गारिस तो था ही। ऐसा होते थे जैसे जो मुझसे बन पड़ता था, मैंने बहुत सेवा की उसकी सर। और लास्ट में एक दिन उसका हस्बैंड आया, मैं उसको पकड़ा और एज ए डॉक्टर मैंने उससे लड़ाई की कि आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो। अगर आप छोड़ के गए तो मैं आपको रिम्स में घुसने नहीं दूंगा जी, इधर मैं आपको देखने नहीं दूंगा। थोड़ा सा मैं रोबीला तरह से बोला उसे। तो जो भी हुई, इसके बाद क्या हुआ सर कि जब वो इसके 1 महीने के बाद मैं छुट्टी पे चला गया किसी काम से। 15 दिन के बाद मैं वापस आया तो देखा तो पेशेंट का नाम रेणुका थे। तो मैंने बोला रेणुका कहाँ गई? तो वो तो चली गई। अब चली गई तो मैं दिल बैठ गया, चली गई मैं तो कहाँ चली गई, घर चली गई, ऊपर चली गई, ऐसा। सर 1 महीने 1.5 महीने की बात, 2 महीने की बात है, नहीं 2 नहीं 6 महीने की बात है, 6-7 महीने की बात है। मैं ना OPD में पेशेंट देख रहा था, दोपहर का समय था, एकदम एग्जैक्ट एक औरत आई, सुंदर सी एक औरत आई, बच्चा ली हुई थी, मेरे पास आई और उसके हस्बैंड भी थे साथ में। बोले सर हमको पहचाने क्या? तो मैं बहुत भीड़ था, मैं बोला ठीक है मैं निकलता हूँ, मिलता हूँ आपसे। मैं बाहर आया, बोले आप कौन है? तो वो ना मेरे पैर पकड़ लिए और रोने लगे। तो मैं उठाया, तो सर आप पहचाने? मैं रेणुका। तो मैं बोला तुम रेणुका हो? तुम तो पहचान में नहीं आ रही हो, तुम तो एकदम पूरा एकदम अजीब सा चेहरा था। बोले हाँ सर वही हो, यही बच्चा मेरा हुआ है सर, आशीर्वाद बस आप देने के लिए मैं आई थी, आपसे आशीर्वाद दे दो। उसके सर पर हाथ रख दो आप। और उसका हस्बैंड बोला सर आपके कारण मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। सर वो
मेरे बोले सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं डाल्टनगंज से आई हूँ सर, मेरे को आप मंदिर के पास बाहर मिलो 2 मिनट के लिए, साहब बहुत बिजी हूँ, 2 मिनट के लिए मुझे मिलो शाम में। तो मैं गया मिलने के लिए। सर वो अपने साड़ी से बांध कर 200 रुपये निकाले मुझे, 200 रुपये के नोट मुझे आज भी याद है, मेरे हाथ में पकड़ाए। मैं सर मैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं गरीब हम लोग आदमी हैं, है ना, आपने मेरे मैं पति को भी बचा लिया, मेरे पति मुझे छोड़ कर जा रहा था, बच्चे को भी, और मुझे जान आपने मेरे नया लाइफ दिया। सर ये 200 रुपये मुझे यही था, मैं आपको दे रही हूँ। सर मुझे इतना रोना आया और मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं ज़िंदगी में कुछ पुण्य किया हूँ। मुझे 200 रुपया सर मैं नहीं लिया, मैं बोला कि इस बच्चे को आप दे देना, कुछ खिला पिला देना, वो नहीं ली, बोली सर लोग गरीब हैं, लेकिन आप 200 रुपये रखेंगे तो मुझे लगेगा। तो सर उस 200 रुपये का मैं कुछ बिस्किट उसके दूध के बच्चे को दे दिया। तो वो एक बहुत टचिंग सर बिहेवियर था सर। 5 चीज़ें जो एज ए डर्मोलॉजिस्ट आप कभी अपने चेहरे पे नहीं लगाएंगे। ओके, पहला स्टेरॉइड कभी नहीं लगाऊंगा। दूसरा है कोई बहुत हार्श एसिड वाली कोई क्रीम कोई भी चीज़ मैं नहीं लगाऊंगा। तीसरा कभी भी मैं घर के नुस्खे नहीं करूंगा बिना जाने पहचाने। चौथा मैं कभी भी सैलून या ब्यूटी पार्लर में जा करके अपना चेहरा का कोई कुछ भी मैं नहीं करवाऊंगा, है ना। और पांचवा है कि मैं कभी भी पांचवा है कि ये 4 ही मेनली। अच्छा, 3 स्किन केयर रूल्स जो आप चाहते हैं कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए। स्किन रूल्स नंबर 1 गुड डाइट, मतलब आपको भी मालूम गुड डाइट क्या होता है। हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाएं, अच्छा फ्रूट्स लें, सीजनल फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स का ज़्यादा प्रयोग करें। दूसरा हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी ज़्यादा पिएं। और तीसरा है कोशिश करें कि बाहर के जंक फूड्स कम लें। तो मेनली मेरा फूड पे है। और एक एक्स्ट्रा मैं ऐड करूँगा, वो है आपका स्लिप। अपनी नींद को प्रॉपर लें, आपके स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 रुपये में बेस्ट स्किन केयर रूटीन क्या हो सकता है? ये तो 500 रुपये में एक मॉइस्चराइजर और एक क्लिंजर चेहरा साफ करने के लिए, ये बेस्ट है आपके लिए। एक मॉइस्चराइजर और एक क्लिंजर, और ये रेफर्ड बाय डॉक्टर होना चाहिए। रेफर्ड बाय डॉक्टर। और अगर आप बाहर जाते हैं तो एक ऐसा मॉइस्चराइजर जिसमें सनस्क्रीन मिला हुआ है, ऐसा भी मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन मिला होता है। आप एक मॉइस्चराइजर विद सनस्क्रीन ले लें और एक क्लिंजर ले लें 500 रुपये के अंदर। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट का नाम बताइए जो अमूमन हर कोई यूज़ कर सकता है, जैसे मॉइस्चराइजर और सर ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकता, स्किन टू स्किन सबका वेरी करता है, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन। लेकिन एक जेंटल सा एक आप मॉइस्चराइजर जो है, नाम मैंने किसी ब्रांड के ले सकता, आप एक कोई सिंपल से एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को आप ले सकते हैं, जो अमूमन 150-200 में मिल जाएगा। कोई टीनेजर्स के लिए नो नॉनसेंस गाइड क्या हो सकता है? मतलब एक तरह से चेतावनी। हाँ, इसलिए तो अभी के टीनेजर बच्चों ध्यान से सुनो। पहली बात कि अपने आप को एक्सेप्ट करो। बिल्कुल भी स्टेरॉइड वाली क्रीम नहीं लगाना है। बिल्कुल भी बाहर जो भी इन्फ्लुएंसर से द्वारा हम इन्फ्लुएंस होकर कोई भी क्रीम देखते हैं, धड़ल्ले से बिना जाने पहचाने नहीं लगाना है, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। स्टेरॉइड क्रीम का बहुत जिक्र कर रहे थे, क्या है स्टेरॉइड क्रीम? सर स्टेरॉइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका मेनली जो यूज होता है वो किसी तरह के रैशेस पे, किसी तरह के एलर्जी पे वो काम आता है, ठीक है सर। लेकिन मार्केट में अभी स्टेरॉइड वाली क्रीम आती मार्केट में धड़ल्ले से बिकता है चेहरा को गोरा करने के नाम पे। जब आप स्टेरॉइड वाली क्रीम लगाते हैं उसमें कुछ और भी चीज़ें मिली होती है जिसके कारण स्किन थोड़ा पतला होता है। स्किन थोड़ा सा पतला होता है, जब स्किन ऊपर का पतला होता है, ऊपर स्किन का हटता है तो स्किन हमें साफ दिखता है, सुंदर दिखता है। लेकिन एक टेम्प्रोरी इफेक्ट है कि हमारा चेहरा सुंदर दिख रहा है, स्किन ऊपर का लेयर हट गया। लेकिन वो बार बार करने से स्किन पतला होने लगता है ओवर द टाइम, और इसका बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं सर। जैसे कि स्किन का बहुत पतला हो जाना, धूप में जाने पर चेहरा लाल हो जाना, चेहरे पर अनचाहे बाल आ जाना, फीमेल्स में खास करके पिंपल्स, बड़े बड़े पिंपल्स आ जाना। तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि और ऐसी चीज़ें जो अगर स्किन आपका खराब हो गया, डैमेज हो गया स्टेरॉइड के बाद, तो वापस आना बहुत मुश्किल है सर। भारत में कौन सी संस्था है जो स्किन केयर को मॉनिटर करती है? CDSO। स्टेरॉइड क्रीम से मिलने वाला जो फटाफट ग्लो है, ये कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया, आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा और इसके बाद जीवन भर का दुख मिलेगा।
चेहरा में सूजन आ जाना, पतला स्किन पतला हो जाना, लाल हो जाना, जलन देना चेहरे पर, पिंपल्स आने, बहुत सारी चीज, बाल आ जाना। नेचुरल एक वर्ड है जो क्रीम में अक्सर लगा रहता है और हम समझ लेते हैं कि ये सुरक्षित है, क्या सच्चाई है? सर मैं तो भी अभी खुद ही मैं इस दुविधा में कि नेचुरल होता क्या है। दुनिया में सर आप कोई भी चीज़ बाहर से कुछ भी चेहरे में लगा रहे हैं तो आप तो सर ऐसा नहीं कि पत्ता तोड़ के लगा रहे हैं चेहरे पर। कोई भी चीज़ आप कहीं किसी फैक्ट्री से बन के कोई चीज़ आ रहा है तो वो नेचुरल और वैसी नेचुरल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है सर, है ना। आपकी स्किन को क्या प्रॉब्लम है और आपके स्किन के लिए क्या मॉलिक्यूल ठीक काम करेगा, बस ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग अक्सर जाते हैं ना कि ये हर्बल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है सर जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप पानी पीते हैं सर उसका एक इफेक्ट है, पानी अच्छा चीज़ है। एक समय से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं उसका एक साइड इफेक्ट है। तो हर चीज़ का एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है सर। तो हर्बल ये नेचुरल नाम का कोई चीज़ होता नहीं है सर। आप अगर सही मात्रा में सही डायरेक्शन में अगर आप कोई चीज़ को लेते हैं तो वो आपके लिए नेचुरल हो गया। अगर जिसकी जरूरत नहीं है आप वो ले रहे हैं या जरूरत से ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो वो आपके लिए अननेचुरल हो गया। आम पब्लिक को एक चेतावनी अगर आप स्किन को लेकर देना चाहें तो कौन सी चेतावनी देंगे? स्किन खिलवाड़ की चीज़ नहीं है। एक बार स्किन डैमेज हो गया तो बहुत मुश्किल है उसको वापस आना। इसीलिए बहुत आप लोगों से करबद्ध विनती है मेरी कि कभी भी एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर ही अपना स्किन का चेकअप कराएं। अगर आपको स्किन की डिजीज है तब तो स्किन के पास, डॉक्टर के पास आए ही आए। नॉर्मल भी आप स्किन के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं कि मैं रूटीन अपने लाइफ में रूटीन में क्या मॉइस्चराइजर लगाऊं, क्या सनस्क्रीन लगाऊं, क्या फेस वॉश यूज करूं, आप अपने स्किन के अनुसार आप डॉक्टर मुझे बताओ, वो डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। खुद से आप इन्फ्लुएंस होकर कुछ ना लगाएं क्योंकि एक बार बात बिगड़ गई तो फिर वापस होना मुश्किल है। एक सलाह जो आम जनता को देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि चेहरा जो है वो आपके चेहरा जो है वो आईना है, जो आपके हृदय में क्या चल रहा है उसको वो दर्शाता है चेहरा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, तो आपका चेहरा हमेशा ग्लो करेगा। वाह, बहुत सुंदर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे आज के मेहमान डॉक्टर अभिषेक के साथ, स्किन केयर स्पेशलिस्ट। हमने कोशिश किया कि इस गर्मी में, गर्मी शुरू होने से पहले हम आपको सारी जानकारी दें और चलते चलते हम आपके साथ अपने आज के मेहमान को शुक्रिया कहें उससे पहले एक सवाल जरूर लेंगे कि जोरदार गर्मी, लू आने वाली है, गर्मी से बचना, स्किन को बचाने का एक छोटा सा नुस्खा भी देते जाइए। बिल्कुल, सबसे पहले हाइड्रेट रखें अपने आप को, पानी खूब पिए, ठंडा पानी पिए। दूसरा चीज़ है कि कभी बाहर जाते हैं तो एक अच्छा सा हैट लगाएं, टोपी लगाएं, चश्मा का यूज़ करें, चेहरे को तो ढक कर रखें तो स्किन डैमेज कम होगा, और एक अच्छा सनस्क्रीन जरूर यूज़ करें, डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड। और चश्मा बिल्कुल लगाना चाहिए, वो भी रिकमेंडेड डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर के द्वारा नहीं, आजकल यूवी प्रोटेक्टेड, आईवी प्रोटेक्टेड, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। हाँ, मैं चश्मा का तो मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ आंखों का, लेकिन एक अच्छा चश्मा यूज करें, काला चश्मा यूज करें ताकि आंखों को ठंडक रहे। चेहरा को जरूर ढकें क्योंकि बेस्ट सनस्क्रीन इज फिजिकल सनस्क्रीन। जो फिजिकल सनस्क्रीन मतलब जो कपड़ा हम लोग ढकते हैं, जो हैट लगाते हैं, वो बेस्ट सनस्क्रीन है। आप कितना भी क्रीम लगा लो उससे बेटर है। थैंक यू। और हम डॉक्टर साहब के साथ आप सारे लोगों से विदा लेंगे, और विदा लेने से वक्त आप सारे लोगों को ढेर सारा शुभकामनाएं कि आप अपनी स्किन के लिए तत्पर रहें, अपनी स्किन को फ्लरिश करें, अपनी स्किन को ग्लो करवाएं नेचुरल वे में। हालांकि नेचुरल कुछ होता नहीं है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, बट फिर भी आप अपने बेहतरीन लाइफ स्टाइल से अपने स्किन को ग्लो कर सकते हैं, एंटी एजिंग को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और इन्फ्लुएंसर के बजाय आप डॉक्टर को कनेक्ट कीजिए और डॉक्टर आपको सही एडवाइस देंगे। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में इतना सारा बात करने के लिए हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप कमेंट में हमें बताएं कि हमको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। जैसा कि आप हर पॉडकास्ट में ढेर सारा कमेंट करते हैं, आपके सवाल का भी इंतजार रहेगा और आपका प्यार का भी इंतजार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और डॉक्टर साहब से भी हम अपील करवाएंगे कि आप बिल्कुल कांकेर टॉक्स सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, इनके चैनल को आप जितने दर्शक हैं, इनके बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा इनसे बात करके, दिल एकदम खुश हो गया।
तो मैं आप लोगों से ये जरूर ये अपेक्षा करता हूँ कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, और आप सारे लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सर।